बतौर फिल्म समीक्षक, जितना कि आप फिल्म के निर्देशन पक्ष को समझते हैं या उसके साहित्यिक पक्ष को समझते हैं, कला पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए आपको फिल्म को एक बार नहीं कई बार देखना पड़ सकता है, खास तौर पे तब जब आप नवोदित हों। नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं डॉक्टर पंकज तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले अंक में भी हमने सिनेमा के कला पक्ष के बारे में जानने की कोशिश की और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया में है जो इस दिशा में शिक्षण कर रहे हैं और स्टूडेंट्स वहाँ से अच्छे अच्छे निकले भी हैं और अभी भारतीय सिनेमा में और इंटरनेशनल फिल्म्स में भी उनका योगदान काफ़ी रहा है। लेकिन जब बात आती है कला पक्ष को लिखने की और उसमें उन बारीकियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो साधारणतः एक दर्शक को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितनी मेहनत होती है एक आर्ट डायरेक्टर की। देखिए, जब फिल्म समीक्षा आप लिखते हैं और उसमें कला पक्ष को लिख रहे होते हैं, तो जब भी आप किसी भी चीज़ को लिखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे, तो आपको लिखने के लिए शब्द चाहिए। और शब्द ज्ञान जो है वो कैसे होगा? शब्द ज्ञान के लिए आप जब किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो उससे संबंधित शब्द आपको चाहिए। तो उससे संबंधित शब्द जो हैं वो कैसे आएंगे? जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं। जब आप कला के बारे में लिख रहे हैं तो कला से संबंधित टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल करना होगी। जैसे कि आप लिखेंगे ये रियल सेट है, ये वर्चुअल सेट है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जो कला पक्ष है उसकी यदि आप यात्रा देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र से लेकर जो आज तक की पूरी जर्नी है, इसमें कला का स्वरूप धीरे धीरे बदलता चला गया है। जब शुरुआती फिल्में थीं उनमें वो पारसी थिएटर और नौटंकी तमाशा और तमाम तरह की रीजनल थिएटर से प्रभावित फिल्में थीं। उसमें पर्दों का इस्तेमाल, अमूमन जो नाटकों में रंगमंच पर जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनकी बहुतायत उन फिल्मों में हमें देखने को मिलती है। लेकिन 40-50 के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े सेट्स भी आपको दिखाई देंगे और फिर धीरे धीरे सेट डिज़ाइन में तकनीक आने से, चीज़ें बदलने से, कलर फिल्म्स आने से कला पक्ष भी धीरे धीरे बदलता चला गया। और अब वर्तमान की यदि हम बात करें तो कला पक्ष पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि अब वर्चुअल चीज़ों का ज़माना है। और दो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। वर्चुअल और रियल का एक यूनिक ब्लेंड है। हाँ, अभी जो फिल्में आ रही हैं उनमें आप देखेंगे कि जो रियल और वर्चुअल को ब्लेंड करके ही चीज़ों को परोसा जा रहा है। आप यदि बात करें जो भी बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं उनमें जो ख़ास तौर पर बैकग्राउंड है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे कोई ट्रेन है। अब उस ट्रेन के अंदर के डिब्बे के अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसके भीतर का यदि आपको कोई सीन क्रिएट करना है तो आप उसके अंदर जो क्लोजअप में जो आप बातचीत कर रहे हैं डायलॉग, वो उतना पॉसिबल नहीं है रियल लोकेशन पर जाकर करना। तो आजकल रियल लोकेशन को आप जैसे पहले एक सिंपल सी चीज़ है क्रोमा की से बैकग्राउंड रिप्लेस किया जाता था और ये एक बहुत ही सामान्य टेक्निक है जो रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स में भी लोगों ने इस्तेमाल की है और भी बहुत सारी जगहों पे आपको देखने मिलती थी। लेकिन आजकल वर्चुअल सेट्स लगाकर आपको रेलगाड़ी के डिब्बे का भी इफ़ेक्ट, वो कहीं पर स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं लेकिन आपको लगेगा कि ये रेल के कंपार्टमेंट में बैठकर बात कर रहे हैं या ये एक प्लेन में 2 सीट्स पर बैठकर बात कर रहे हैं, जबकि वो प्लेन की रियल लोकेशन नहीं है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे लाइफ ऑफ पाई एक फिल्म आई और लाइफ ऑफ पाई में जो पूरा सीक्वेंस हैं, जितने भी सीक्वेंस हैं उसके, वो सब एक बड़े से पूल के अंदर डिज़ाइन किए गए और उसमें तमाम तरह के जो स्ट्रॉम है, लहरों का उठना गिरना, थंडर के इफ़ेक्ट्स, बिजली का इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें एक पूल में डिज़ाइन हुई और उसमें आप देखेंगे कि वो लगता ऐसा है बिल्कुल रियल।
तकनीकी तौर पे देखें तो टाइटैनिक में भी ऐसा ही हुआ, वैसा कोई नहीं कि उन्होंने समुद्र में जाके शूट किया या उस तरीके से। ये पूरा मतलब एक कला पक्ष है उस तरीके से देखने का कि कैसा लगेगा ये। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ें हैं जो आप अपनी कल्पना से चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि बाहुबली में वाटरफॉल का दिखना या बड़े बड़े महलों का दिखना। तो किसी कैरेक्टर के बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े महल हैं और उसमें एक गली है और लोग आ रहे हैं, और तो उस तरह का आपको क्रिएट करना और उसी का एक सेट बना हुआ है और उन दोनों को मिक्स करके चीज़ों को आपके सामने रखना। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है। मतलब तकनीकी और कला का जो मिश्रण बन के निकल के आ रहा है आज की तारीख में, वो एक अलग ग्लैमराइज फॉर्मेट है आर्ट का। इसका मतलब ये है कि जब अब आप फिल्म समीक्षा लिखेंगे तो आपको कला समीक्षा लिखने के पहले तकनीक को समझना भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो आज तकनीक आ रही है, जो वर्चुअल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो ग्राफिक्स का काम चल रहा है आजकल, जो ग्राफिक्स का काम फिल्मों में हो रहा है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर है। उसको समझना आपको ज़रूरत है। उसके बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, इनका कितना उपयोग हो रहा है, और ये कहाँ कहाँ तक इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जब आप लिखेंगे तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है कि उसका इफ़ेक्ट क्या है, ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या आया। जब वो सीन क्रिएट किया गया तो वो रियल लगा कि नहीं लगा, कि उसमें कुछ कमतरी है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसके तकनीकी पक्ष के बारे में भी नहीं लिख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफिक्स का सही प्रयोग हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफिक्स का काम आता है और आपने फिल्मों में प्रयोग कर लिया लेकिन उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो ये पता होना चाहिए एक समीक्षक को कि ख़राब ग्राफिक्स कहाँ प्रयोग में लाया गया है और बेहतर ग्राफिक्स कहाँ प्रयोग में लाया गया है। और जब आप बेहतर तरीके से आज के वर्तमान में ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है, उसके बारे में आपको पता होगा तो आप शायद और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि किस सीन में, किस सीक्वेंस में किस तरीके से ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया है। खासतौर पे स्टंट सीन में आजकल काफ़ी वो यूज़ हो रहा है। स्टंट सीन में यूज़ हो रहे हैं, आपके चेजिंग का जो सीक्वेंस है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, चेजिंग और सीक्वेंस सिनेमा में के भी है। अलावा एडवर्टीजमेंट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा आर्ट डायरेक्टर का मेहनत वहाँ हो जाता है। आपको 30 सेकंड में वो पूरी दुनिया दिखा दी जाती है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। एक तरीके से दिखता तो फैंटेसी है लेकिन बहुत ही ग्लॉसी और अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि फैंटेसी, आजकल फैंटेसी के प्रयोग ज़्यादा हो रहे हैं। आप इस तरह के दृश्य रचना करते हैं जो कि काल्पनिक है, जो बिल्कुल कोई अलग दुनिया की चीज़ है, और उसको कहीं बैकग्राउंड में दिखाते हैं या फोरग्राउंड में दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आर्ट डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग है। वो इसके लिए उसको बहुत टेबल वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर जाकर इन चीज़ों का जमावट होती है। और स्टंट सीन में भी आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लास्ट करना, कारों को उड़ाना, घर को उड़ाना, ये सारी चीज़ें जो ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग भी एक तरह का बहुत बड़ा आर्ट वर्क है कि वो कैसे क्रिएट करना कि वो रियल लगे। तो जो कला पक्ष है वो बहुत विविध है और उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप उसमें लिख पाएंगे। यहाँ पे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जिस वक्त शोले की शूटिंग हुई थी उस वक्त जो ट्रेन वाला सीक्वेंस है जिसमें डाकू और इंस्पेक्टर की बात चलती है और उस ट्रेन सीक्वेंस उसमें 7-8 कैमरे ट्रेन में बांधे गए थे उस सीक्वेंस में, घोड़े के टाप को, दौड़ने को और उन सबको शूट करने के लिए। अगर वही शोले आज की तारीख में शूट होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उतने कैमरे लगाने पड़ेंगे। आप वर्चुअली उसको क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन के माध्यम से और अपने सेट के माध्यम से। आप सही कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो वर्चुअल जो ताकत है वो बढ़ गई है। अब आपके पास तमाम तरह की चीज़ों को क्रिएट करने का, आप फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि एक फिल्म जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है उसको पूरा कलर बना के प्रेजेंट किया गया, मुगले आज़म को किया गया है। ये क्या है? आपने एक एक फ्रेम में वो कलर अपनी कल्पना से भर दिए और उसको उस ज़माने के हिसाब से प्रेजेंट किया, और वो आज भी उम्दा नज़र आती है और बेहतरीन नज़र आती है। तो ये सब
कला का ही काम है। मुगले आजम के बाद फिर नया दौर को कलर किया गया था। इस तरह के प्रयोग अब आज के ज़माने में हो रहे हैं। तो जब आप फिल्म समीक्षा लिख रहे हैं तो आपको ये जो नित नए प्रयोग चल रहे हैं, ख़ास तौर पर तकनीक और कला के कॉम्बिनेशन, मतलब आर्ट एंड टेक्निक, इनके कॉम्बिनेशन से आजकल बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, संभव हुई हैं। उनके बारे में आपको बहुत गहनता से जानकारी होना चाहिए। आपको उसके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं अब, और इसमें कितनी मेहनत लगती है। आप देखिए कि एक एक फ्रेम को उन्होंने कलर को करेक्ट किया है, जब जाके वो पूरी फिल्म। हाँ, नए वाले मुगले आजम और नए दौर का क्रेडिट रोल आप देखेंगे तो उसमें वीएफएक्स और जीएफएक्स के जितने लोग हैं उनकी बाकायदा टीम और प्रोडक्शन हाउस के नाम दिए गए हैं कि कितने लोग इसमें काम कर रहे थे। आप ये देखिए कि 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, और यदि 3 घंटे की फिल्म है तो उसमें कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे, तो कितने फ्रेम होंगे। उन सब एक एक फ्रेम को आपको कलर करना है, उसके कैरेक्टर्स को पूरा, उसकी लाइटिंग, उसका कलर, वो सब सीक्वेंस में करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही टीडियस जॉब है और बहुत मेहनत और बहुत क्रिएटिव काम है। यहाँ भी कला निर्देशक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब आप लिखते हैं कला समीक्षा, जब आप मतलब फिल्म की समीक्षा लिख रहे होते हैं, और यदि आपके पास संदर्भ हैं, आपके पास पुराना ज्ञान है, आपने फिल्मों को देखा है, आपने चीज़ों को समझा है विस्तार से, तो आपकी लेखनी में वो दिखाई देने लगेगा कि हाँ, ये जो है ये परिपक्व है। जैसे आप स्वर्गीय जयप्रकाश चौकसे जी की बात करें, या प्रहलाद अग्रवाल हैं, या और भी जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे अंग्रेज़ी अखबार और मैगज़ीन के लिए जो लोग लिखते हैं, तो उनके कलम में वो ताकत पैदा हो जाती है कि वे लिखने उस तरीके से, उनकी कहना चाहिए कि उनकी लेखनी में एक तरह की परिपक्वता, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी, आ जाती है। एक टर्म से ही वो पूरे फिल्म को डिफाइन कर देते हैं, उसके हाँ, पक्ष को। फिर आपको क्या है, शब्दों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक शब्द से पूरा सीन वो खींच देंगे कि हाँ, ये ऐसा हुआ है और इसका इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन लिखा है। और इंटरप्रेट करने के लिए भी आपको कई फिल्में देखनी होगी। बिल्कुल, वो मैं शुरू से, जब से हमने ये पूरी श्रृंखला शुरू की है, तभी से मैं लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जब भी आपको लिखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप फिल्म के बारे में लिख रहे हैं तो आपको फिल्में देखना पड़ेंगी। फिल्में आप नहीं देखेंगे तो आपको उस तरीके से लिखना नहीं आएगा। और सिर्फ लिखने की बात नहीं, आपको आर्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एनिमेशन हो, जिस तरीके से भी हो, या सेट डिज़ाइनिंग की बात हो। आप जब तक उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानेंगे, अगर मान लिए कि हमने मुगले आजम का सेट बनाया और या मुजफ्फ़र अली साहब की पाकीज़ा फिल्म को हम देख लें, जिस तरीके से सेट का निर्माण हुआ है, जिस शैली में निर्माण हो, उस शैली के बारे में भी आपको जानने ज़रूरी है। तभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये लखनऊ का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है या हैदराबाद का। बिल्कुल, ये जो देखिए, जो कला है उसका संस्कृति से सीधा संबंध होता है, उसका कल्चर से एक रिलेशन है। जब भी आप किसी दृश्यों की बात करेंगे, किसी फिल्म की बात करेंगे, उसमें जो स्थापित शहर है, कम्युनिटी है, या जो भी चाहे वो जंगल के सीन हैं या कबीले हैं, या तो उसकी संस्कृति का कला से सीधा संबंध होता है। जब आप किसी ट्राइब्स को चित्रित करते हैं, आप किसी जंगल में जाकर दिखा रहे होते हैं, तो आपको उनके कल्चर, उनका पहनावा, वो किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल है, आप उसको कैप्चर करते हैं और उसके अनुसार अपना आर्ट डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह जैसे आपने कहा शहर, हर शहर का अपना एक कल्चर है। जैसे आप मुंबई की बात करेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से आपको चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो संस्कृति है वो अलग है। वहाँ का जैसे आप देखेंगे क्यू सिस्टम है, या वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ की संस्कृति की सिंबॉलिक, जिसको हम कहते हैं कि सांकेतिक रूप से आप दिखा सकते हैं कि ये बम्बई है। ठीक उसी तरह यदि आप लखनऊ की बात करेंगे तो वहाँ का एक अलग कल्चर है। तो इस तरह आप जो लोकल, जो लोकेशन दिखा रहे हैं, जो फिल्म में आप अपनी बताना चाहते हैं, उसके लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो लोकेशन के बारे में बात करने की बात हो,
अब बनारस दिखा रहे हैं तो आपको बनारस के 80 घाट दिखाने पड़ेंगे, मणिकर्णिका दिखाना ही पड़ेगा, वो नाव दिखाने ही पड़ेंगे, मल्ला दिखाना ही पड़ेगा, पान खाते हुए लोग दिखाने ही पड़ेंगे, मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी, डिब्बे वाले, वो लोकल ट्रेन। और जैसे परिणीता फिल्म देख लीजिए, उसमें पूरा बंगाल इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने, वो ड्रेस, कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के एक आर्ट डायरेक्टर के विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से दिखाने की कोशिश करना चाहता है और उस इन्वायरमेंट को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए आजकल एक नया टर्म आया है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन। ये एक बहुत बड़ा एक टर्म है, बड़ा व्यापक है। सबसे ज़्यादा इसी पर आज एम्फेसिस है कि बहुत सारे ऐसे आजकल कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी फिल्म को आपको डिज़ाइन करके देते हैं। ये एक बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट है, अब तो बहुत तेज़ी से ये इस्तेमाल हो रहा है। इसमें वो प्रोड्यूसर्स को पूरा डिज़ाइन बनाकर देते हैं कि आपकी ये फिल्म है, ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर हैं, ये लोकेशन है, अमुक जो कैरेक्टर है उसका ये होगा, तो ये पूरा डिज़ाइन करके वो देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन। और अब जो है इस पर ही फोकस होकर काम हो रहा है, और अभी जो फिल्में आ रही हैं वो प्रोडक्शन डिज़ाइन के बाद ही आती हैं। मतलब टेबल पे ही डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके का विजुअलाइजेशन है इस फिल्म का, सेट से लेके, प्रॉप से लेके, तमाम चीज़ों का। क्योंकि क्या है, जो भी फिल्म मेकिंग है वो बहुत ही बड़े बजट का एक मसला है। उसमें मतलब जो मनी है वो इन्वॉल्व है, और उसमें आपको बहुत माइन्यूटली चलना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से, गहन सोच के आधार पर चलना पड़ेगा, और उसमें आपको प्रॉस्पेक्टिव्स भी पैदा करना पड़ते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उससे धन कमाना है, क्योंकि उसमें एक कमर्शियल एंगल भी है। जब कमर्शियल एंगल है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। जब आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको प्री प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन वर्क पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कहाँ हम खर्चा बचा सकते हैं, किन लोकेशंस पर हम शूट करेंगे, कहाँ कैसे काम कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्ट डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं बजट से भी रिलेटेड है, क्योंकि यदि आर्ट डायरेक्टर कंजूसी से नहीं चलेगा, यदि वो कदम कदम पर अपनी कंपनी का पैसा नहीं बचाएगा, तो आपको बहुत परेशानियां होने वाली हैं। क्योंकि आपको यदि एक सीन के लिए एक छोटी सी कार की ज़रूरत है, तो आपको मैनेज करना है, किन चीज़ों को ख़रीदना है, किन को किराए पर लेना है, किन को कितने दिन के लिए लेना है, ये सब काम आर्ट डायरेक्टर का है। तमाम चीज़ें जो हमें उस सीन में दिख रही हैं उसमें पूरा रोल आर्ट डायरेक्टर का ही है, चाहे वो बैकग्राउंड में लगे पोस्टर हों या बंदूक हो या जिस तरीके से प्रॉप्स यूज हो रहे हैं या आपके ड्रेसिंग्स हो, तमाम चीज़ें वो आर्ट डायरेक्टर ही विजुअलाइजेशन से डिसाइड करता है कि इस तरीके से चीज़ होंगी। और उसमें इकोनॉमिकल थिंकिंग भी मायने रखता है उसका, कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को सोच रहा है। क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिकली सोचेंगे नहीं, आपको लगेगा कि जैसे मुगल आजम के साथ हुआ था कि एक गाने को फिल्माने के लिए वो शीश महल और तमाम चीज़ें डिज़ाइन की गई थी और कलर फिल्म किया गया था, फिर पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में आ गई थी। तो यहाँ पे एक कला निर्देशक का दिमाग पे ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस चीज़ को दिखाने की कोशिश करे। शायद वो एक्सपेरिमेंट था उस वक्त के लिए, भारत के लिए, लेकिन उससे बेहतर एक्सपेरिमेंट और मतलब उसने एक नई दिशा भी दी। देखिए क्या होता है, जब भी आप कला की बात करते हैं और उसमें बजट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें रियल, जैसे आप बोलेंगे कि ये रियल लोकेशन है, हमें रियल सेट लगाना है, हमें इस पर रियल सेट पर काम करना है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर आजकल हैं, आप देखेंगे संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर हैं जो पूरा सेट ही बनाकर काम करते हैं। देखिए ये अलग अलग डायरेक्टर टू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर ये चीज़ें वैरी भी करती हैं, और ये बजट डिपेंडेंट भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो रियल लोकेशन पर ही काम करते हैं, जैसे श्याम बेनेगल। उनकी जो चॉइस होती है वो पहली चॉइस यही है कि वो रियल लोकेशन पर बाज़ार में जाकर शूट करेंगे, सब्जी बाज़ार में भी शूट करेंगे। लेकिन कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, हमें नियंत्रित एक पूरा वातावरण चाहिए जहां हम अपनी मर्जी के माफिक दृश्यों को फिल्मा सकें। उसके लिए वे अपना सेट वहाँ पर क्रिएट करते हैं। आप अभी लेटेस्ट आप देखें तो चाहे गंगूबाई देख लीजिए आप, गंगूबाई में एक पूरा का पूरा सेट ही
तैयार किया गया है और उसमें तमाम तरह की आपको चीज़ें देखने मिलेंगी। इसी तरह आप यदि पद्मावती देखेंगे तो उसमें भी आपको पूरे सेट्स दिखाई देंगे जो पहले से क्रिएट किए गए हैं। तो उसमें बजट बढ़ जाता है क्योंकि अब आप चीज़ें रियल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। और कुछ लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमें पैसा बचाना है तो हम चीटिंग कर सकते हैं, हम वर्चुअली हम इस्तेमाल कर लें, आपको रियल जैसा दिखेगा लेकिन रहेगा वर्चुअल। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहना यही है कि जो कला पक्ष है वह फिल्म के बजट से सीधा संबंध रखता है। तो जब आप फिल्म समीक्षा लिखेंगे तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि इस फिल्म का बजट इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें बड़े बड़े ह्यूज सेट लगाए गए हैं जिन पर खर्चा इतना हुआ है, 10 करोड़ का सेट लगाया गया है गाने को शूट करने के लिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये बहुत कॉस्टली अफेयर्स हैं, बड़ी बड़ी ज्वेलरी इस्तेमाल की गई है, वेशभूषा भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स हैं जिनका खर्चा ज़्यादा है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि जो फिल्म देवदास आई थी या पद्मावत आई, इसके निर्देशन में और इसके कला पक्ष में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो इसके कला पक्ष पे ज़्यादा ही गंभीरता से ध्यान देते हैं। और चाहे वो मीडिया के माध्यम से कुछ में उसमें आप ज़्यादा देखेंगे, फिल्म की स्टोरी तो लगभग लोगों को पता होती है क्योंकि अगर वो एडेप्टेशन है तो पता चल जाता है कि फिल्म की कहानी क्या है। लेकिन जितने भी रिव्यूअर्स हैं उसके इसके कला पक्ष के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं कि ऐसी लाइटिंग है, ऐसा ग्लॉसी सेट है और तमाम चीज़ें हैं। तो शायद वो भी एक तरीके से दर्शकों को मोटिवेट करता है कि हम सिनेमा हॉल में जाके देखें। क्या कि महिलाओं को कुछ ड्रेसिंग सेंस पसंद आ जाते हैं, पुरुषों को कुछ और पसंद आ जाता है। और लाइटिंग, झूमर, ये सब देखकर आप वर्तमान में उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं अपने घरों में, इस तरीके से वो इंस्पायर करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो फिल्मों का कला पक्ष है वो आपके दैनिक जीवन को भी इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, इसमें एक चीज़ और है जिस पर भी लिखना ज़रूरी है जब आप फिल्म समीक्षा लिखते हैं। दरअसल हुआ ये है कि भारत की जो फिल्में इंटरनेशनल सिनेमा बनी और जहाँ पर प्रसिद्ध रहीं, उनमें ज़्यादातर गरीबी का चित्रण हुआ। जैसे आप पाथेर पांचाली ले लें, या जो तो उस समय की परिस्थितियाँ थीं और उन्होंने वैसा उसको फिल्माया और दिखाया। लेकिन अब जो फिल्में आ रही हैं उसमें भारत का जो वैभव है, जो उसका ऐश्वर्य है, जो उसमें कलर्स हैं, जो उसकी संस्कृति है, जो उसमें एक तरह का जो ग्रैंड्योर है, जो ग्रेस है, उसको दिखाने की कोशिश अब फिल्मकार कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी फिल्म देख लें, जैसे आप यदि पद्मावत देखेंगे तो उस काल का जो वैभव है वो दिखाने की कोशिश है कि हमारे कॉस्ट्यूम कितने रिच थे, हमारी ज्वेलरी कितनी रिच थी। तो कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय महत्व की चीज़ भी है कला पक्ष। कला पक्ष के द्वारा आप किसी राष्ट्र का जो वैभव है, उसकी जो संस्कृति की जो चमक है, उसको भी प्रकट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप देखेंगे कि अभी जो एक ट्रेंड आया है, चाहे आप बाजीराव मस्तानी देख लीजिए, इसमें उस काल के वैभव को दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि ये जो हमारा देश है वो अकेले गरीबों का देश नहीं है, इसमें बहुत वैभव भी है, शान भी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने देश को विश्व पटल पर उस काल की गरिमा, वैभव, ऐश्वर्य और संस्कृति दिखाने की कोशिश भी है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर, कि जो सिनेमा का कला पक्ष है किसी भी राष्ट्र के गौरवशाली अतीत और वर्तमान को दिखाने का सबसे बड़ा जरिया है। और बतौर समीक्षक इस चीज़ पर तो उसे विशेष तौर पे गंभीरता से ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में हमने सिनेमा के कला पक्ष के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से एक जानकारी मिल गई। और जो सबसे अंतिम पंक्ति की कला पक्ष राष्ट्र निर्माण से लेकर राष्ट्र के विस्तार की बातों को भी करता है और दिखाता है कि आपका राष्ट्र का वैभव कैसा रहा है, वर्तमान कैसा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।